नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं शादीशुदा जिंदगी की एक बहुत ही आम लेकिन जरूरी चीज पर, झगड़े। नोक झोंक तो होती है, हम्म। कभी कभी बात बढ़ भी जाती है, पर इन्हें हैंडल कैसे करना है, इसी से रिश्ता बनता या बिगड़ता है। आज इसी पर बात करेंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस डिस्कशन को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर भी जरूर करें। तो चलिए पहला पॉइंट लेते हैं, झगड़े के वक्त शांत रहना। सुनने में कितना आसान लगता है, पर असल में बहुत मुश्किल, खासकर जब गुस्सा एकदम सिर पर चढ़ जाए। हाँ, और देखो, शांत रहना जरूरी इसलिए है क्योंकि गुस्से में ना हमारा सोचने समझने वाला जो दिमाग का हिस्सा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो एक तरह से काम करना बंद कर देता है और हमारा इमोशनल ब्रेन वो हावी हो जाता है। फिर बस मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जिनका बाद में बहुत पछतावा होता है। सही कहा, वो बातें तीर की तरह चुभती हैं फिर। बिल्कुल। तो गहरी सांस लेना या मान लो 10 तक गिनना, या अगर लगे कि सिचुएशन ज्यादा गर्म हो रही है तो बस कुछ देर के लिए कमरे से बाहर चले जाना। ये छोटे छोटे तरीके ना बात को बिगड़ने से रोक सकते हैं। शांत मन से ही कम्युनिकेशन ठीक हो पाता है। मतलब गुस्से में तो हल निकलने से रहा, बात और उलझ सकती है। अच्छा, मान लिया शांत हो गए, अब अगला स्टेप क्या है? सुनना। बिल्कुल सही, सुनना। और सिर्फ सुनना नहीं, ध्यान से सुनना, जिसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब ये कि आप सच में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका साथी क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, वो कैसा महसूस कर रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना। अक्सर क्या होता है, हम सुन तो रहे होते हैं पर दिमाग में ये चल रहा होता है कि अब मैं क्या जवाब दूं, अपनी बारी का इंतजार। हाँ, ये तो होता है। को दोहरा कर, जैसे अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि, इससे आप दिखाते हैं कि आप सच में एंगेज हैं, समझ रहे हैं। और शायद सामने वाले को भी लगता होगा कि हाँ, मेरी बात सुनी जा रही है, मेरी फीलिंग्स वैलिड है। एग्जैक्टली, वैलिडेशन मिलता है। उन्हें लगता है कि उन्हें इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आपको पता है, कई बार तो सिर्फ ध्यान से सुन लेने से ही सामने वाले का आधा गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन कम हो जाता है। कमाल है। हाँ, ये एम्पैथी दिखाने का, मतलब हमदर्दी जताने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। अच्छा, सुन लिया ध्यान से, अब जब बोलने की बारी आती है तब शब्दों का चुनाव वो बहुत ट्रिकी हो जाता है ना? खासकर वो वाले जुमले, तुम हमेशा, तुम कभी नहीं। ओह, वो तो बहुत खतरनाक है। इन्हें एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स कहते हैं। मतलब आपने एक लेबल ही लगा दिया। जैसे ही आप कहते हैं तुम हमेशा देर से आते हो, सामने वाला तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाता है। हाँ, फिर वो गिनवाने लगेगा कि कब कब टाइम पे आया था। बिल्कुल। और जो असल मुद्दा था वो तो गया तेल लेने। बात ही भटक गई। तो फिर कैसे कहें? बेहतर है आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें, मतलब मैं से शुरू होने वाले वाक्य। जैसे ये कहने की बजाय कि तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते, आप कहें, जब मैं बोल रही होती हूँ और मुझे लगता है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही तो मुझे दुख होता है या मुझे हर्ट होता है। अच्छा, तो इल्जाम नहीं लगा रहे, अपनी फीलिंग बता रहे। हाँ, इससे आप बता रहे हैं कि सामने वाले के बिहेवियर का आप पर क्या असर हो रहा है। फोकस बिहेवियर पे है, व्यक्ति पर हमला नहीं। और जाहिर है, कड़वे शब्द, इंसल्ट करना, वो तो बिल्कुल नहीं। किसी भी हाल में नहीं। देखिए, डिसएग्रीमेंट अपनी जगह है, पर रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहनी चाहिए। रिश्ता उस असहमति से कहीं ज्यादा बड़ा है। सही बात है। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी है, झगड़ा शुरू किसी एक बात पर होता है, मान लो आज सुबह की किसी बात पर, हाँ, और पहुंच जाता है सालों पुरानी बातों तक। वो फलां रिश्तेदार ने क्या कहा था या पिछले साल छुट्टियों में क्या हुआ था, सब निकल आता है। हाँ, इसे कहते हैं किचन सिंकिंग। जैसे किचन के सिंक में गंदे बर्तन इकट्ठे होते जाते हैं ना, वैसे ही हर पुरानी शिकायत, हर पुराना गिला शिकवा मौजूदा बहस में खींच लाना। किचन सिंकिंग, नाम भी सही है। और इससे होता क्या है, जिस असली मुद्दे पर बात शुरू हुई थी वो तो कहीं खो जाता है और आप एक साथ 10-15 पुरानी लड़ाइयां लड़ने लगते हैं। नतीजा कुछ नहीं निकलता, उलझन और बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एट अ टाइम एक ही मुद्दे पर रहें। स्टिक टू द पॉइंट। अगर कोई पुरानी बात है जो बार बार परेशान कर रही है तो उसके लिए अलग से बात करने का समय निकालें, शांति से। ठीक है, यानी एक बार में एक मसला। ओके, मान लीजिए हम शांत भी रहे, सुना भी, सही शब्द भी इस्तेमाल किए, पुरानी बातें भी नहीं निकाली, पर झगड़ा तो हुआ है। अब आगे सिर्फ प्रॉब्लम गिनाते रहने से तो कुछ होगा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला मकसद होना चाहिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना, समाधान। हाँ, बातचीत का फोकस इस पर लाना कि ठीक है, ये प्रॉब्लम है, हम दोनों मिलकर इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, या आगे ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या अलग कर सकते हैं। ये ब्लेम गेम से निकलकर प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आना है। ये अच्छा है, ब्लेम गेम से प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड। हाँ,
इसमें वो टीम वर्क वाली भावना आती है कि हम दोनों इस मुश्किल का हल ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे। ये टीम वर्क वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अक्सर झगड़े में ऐसा ही लगता है कि हम आमने सामने खड़े हैं एक दूसरे के खिलाफ, जबकि लड़ना तो प्रॉब्लम से है, एक दूसरे से नहीं। सही। और इसी टीम वर्क की फीलिंग को बनाए रखने में एक और चीज हेल्प कर सकती है, वो है थोड़ी पॉजिटिविटी बनाए रखना। झगड़े के बीच में पॉजिटिविटी, वो कैसे? माहौल तो वैसे ही गर्म होता है। मुश्किल है, मान लिया, पर नामुमकिन नहीं। देखो, झगड़े के दौरान भी अगर आप बीच बीच में अपने साथी की किसी अच्छी बात को मान लें, एक्नॉलेज करें, या रिश्ते की जो अच्छी बातें हैं उन्हें याद दिलाएं, तो वो जो कड़वाहट है ना माहौल में, वो थोड़ी कम हो सकती है। जैसे कोई एग्जाम्पल? जैसे आप कह सकते हैं, मुझे पता है अभी हम डिसएग्री कर रहे हैं, पर मैं अप्रिशिएट करती हूं कि हम कम से कम इस पर बात तो कर रहे हैं। या देखो, हमारे बीच मतभेद हैं, पर मुझे ये भी पता है कि हम कितनी अच्छी टीम है जब हम मिलके काम करते हैं। ये एक तरह से याद दिलाता है कि डिसएग्रीमेंट के बावजूद रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा भी है। ये तो एक तरह का बैलेंस बनाने जैसा हुआ कि सिर्फ नेगेटिविटी ही हावी ना हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुद्दा तो जरूरी होता है, पर शायद बात करने का समय ठीक नहीं होता या जगह, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा। सोचिए, आप ऑफिस से थके हारे आए हैं, या बच्चों के एग्जाम का स्ट्रेस है, और उसी वक्त आपका पार्टनर कोई बहुत सेंसिटिव मुद्दा छेड़ दे, तो बात बिगड़ सकती है। बिल्कुल, आप शायद ठीक से रिएक्ट ना कर पाएं। बेहतर है कि जो गंभीर मुद्दे हैं उनके लिए एक सही समय चुनें, जब दोनों रिलैक्स्ड हों, शांत जगह हो, जहां डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। बच्चों के सामने तो बिल्कुल नहीं। कभी नहीं, या किसी पब्लिक प्लेस पर बहस करने से भी बचना चाहिए। कभी कभी बात को टाल देना, मतलब ये तय कर लेना कि ठीक है, हम इस पर कल शाम को खाने के बाद बात करेंगे, इसे कहते हैं स्केड्यूलिंग द कॉन्फ्लिक्ट। ये ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। ये प्लानिंग वाली बात सही है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद बहुत लोगों को सबसे मुश्किल लगता है, माफी मांगना और माफ करना। बीच में वो ईगो आ जाता है ना। हाँ, ईगो, वो तो है। अपनी गलती मानना और सिंसियरली माफी मांगना, ये कमजोरी नहीं है, ये हिम्मत की निशानी है। ये दिखाता है कि आपके लिए आपका रिश्ता आपके ईगो से ज्यादा बड़ा है। और माफ करना, वो भी उतना ही मुश्किल, कई बार उससे भी ज्यादा मुश्किल। पर देखो, माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप भूल गए जो हुआ, या आप कह रहे हैं कि वो सही था। माफ करने का मतलब है कि आप उस कड़वाहट को, उस बोझ को अब और ढोना नहीं चाहते। ये रिश्ते को हील करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। हील करना, ये शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि माफी न देने से वो घाव शायद रिश्ता रहता है अंदर। बिल्कुल, और वो रिश्ते को अंदर से खोखला कर देता है। अभी तक हमने ज्यादातर बात की इमोशनल और कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स की, पर कई झगड़े तो रोजमर्रा की बहुत प्रैक्टिकल चीजों पर होते हैं। घर के काम कौन करेगा, पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी, इनका क्या? बिल्कुल सही। और इन मामलों में ना हवाई बातें नहीं चलती। यहाँ चाहिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, कॉन्क्रीट चीजें तय करनी पड़ती हैं। जैसे घर के कामों की एक लिस्ट बना ली और आपस में बांट लिया कि कौन क्या करेगा, या महीने का एक बजट तय कर लिया और कोशिश की कि उसे फॉलो करें। बच्चों की परवरिश को लेकर कुछ नियम बना लिए जिन पर दोनों सहमत हों। इसमें कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है, थोड़ा झुकना भी पड़ सकता है, पर ये क्लैरिटी होना, ये चीजें तय होना, भविष्य के बहुत से झगड़ों को होने से पहले ही रोक सकता है। मतलब एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो दोनों तरफ से, और रियलिस्टिक भी हो। हाँ, रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। और एक आखिरी सवाल, मान लीजिए ये सब कोशिशें कर ली, पर फिर भी झगड़े कम नहीं हो रहे, या बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत कड़वे हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि बात हाथ से निकल रही है, तब क्या? तब प्रोफेशनल हेल्प लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। मतलब मैरिज काउंसलर? हाँ, मैरिज काउंसलर या रिलेशनशिप थेरेपिस्ट। अगर झगड़े लगातार हो रहे हैं, पैटर्न बन गया है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है, या आप एक ही साइकिल में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, तो किसी एक्सपर्ट से मिलना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसे हार या नाकामी की तरह नहीं देखना चाहिए। ये तो एक समझदारी भरा कदम है, अपने रिश्ते को बचाने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए। सही। एक ट्रेन प्रोफेशनल आपको कम्युनिकेशन के बेहतर तरीके सिखा सकता है, उन अंडरलाइंग इश्यूज को पहचानने में मदद कर सकता है जिन्हें आप शायद खुद नहीं देख पा रहे। वो एक निष्पक्ष नजरिया दे सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शादीशुदा जिंदगी में डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब तो होंगे ही, ये नॉर्मल है। जरूरी ये है कि हम उन्हें हैंडल कैसे करते हैं। काम रहना, ध्यान से सुनना, सही शब्दों का इस्तेमाल करना, सॉल्यूशन पर फोकस रखना, और हाँ, जरूरत पड़ने पर मदद लेने से ना हिचकना। ये सब तरीके रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। और एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा,
इन झगड़ों को सिर्फ एक नेगेटिव चीज की तरह मत देखो। अगर इन्हें सही तरीके से हैंडल किया जाए तो ये एक मौका भी हो सकते हैं एक दूसरे को और गहराई से समझने का, अपनी और अपने साथी की जरूरतों को जानने का और एक टीम की तरह साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करना सीखने का। सही तरह से सुलझाए गए कॉन्फ्लिक्ट असल में रिश्ते को गहरा भी बना सकते हैं। वाह, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। इस नजरिए से देखें तो शायद मुश्किल वक्त में भी एक उम्मीद बनी रहती है। चलिए, अब हमारे सभी सुनने वालों के लिए आज का सवाल, आपसी मतभेद या झगड़ा सुलझाने में कौन सी एक बात या तरीका आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।